हेलो, वेलकम, नमस्कार दोस्तों। दिस इज द माइंड कोड टॉक शो। दोस्तों, ये एपिसोड 4 है माइंड कोड टॉक शो का। आज आप सभी लोग जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वार्मिंग वेलकमिंग यू, सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं, जो भी हमारे साथ पहले जुड़े हैं इस शो में, हर हफ्ते हर 15 दिन हम इस शो को ऑर्गेनाइज करते हैं। इस शो का पर्पज़ है लाइफ के डिफरेंट अलग अलग एरियाज़ को डिस्कस करना। अलग अलग एरियाज़ में जो भी हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसकी डिस्कशन करना, उन क्वेश्चंस को एड्रेस करना और उन क्वेश्चंस के ऊपर सॉल्यूशंस लेके आना। आज का हमारा स्पेशल शो है। टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज, वो है रिलेशनशिप्स और पेरेंटिंग। मेरे साथ मेरे कलीग मिस्टर हितेश चावड़ा, जो हर बार हमारे साथ एक बेहतरीन इंसाइट देने के लिए उपस्थित रहते हैं। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर विनोद लाठिया जी, जो पूर्व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रह चुके हैं गवर्नमेंट में और पिछले कई सालों से भारत विकास परिषद एक राष्ट्रीय संस्था है जिसकी 1500 ब्रांचेस है ऑल ओवर इंडिया, जिसकी गुजरात में सौराष्ट्र और कच्छ के महामंत्री की तरह सेवा दे रहे हैं। एक प्रतिभा से, अपने उसूलों से, अपनी कार्यशैली से हज़ारों लोगों को इंस्पायर करते आ रहे हैं और एक बहुत ही अच्छी सेवा, बहुत ही अच्छी कार्य में अपना पूरा योगदान देते आ रहे हैं। सो वार्मिंग वेलकमिंग यू, हार्दिक स्वागत है आपका विनोद जी। आज दोस्तों, जो भी आज हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, स्टार्टिंग में ही एक चीज़ मैं एड्रेस करना चाहूँगा, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस शो को अभी के अभी शेयर कीजिए गाइस। जैसे ही आप शेयर बटन दबाते हैं, आप एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव चीज़, बहुत ही अच्छी इनोवेटिव चीज़ अपने आसपास के लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, जिससे उनका या उनके आसपास के लोगों का कुछ बेनिफिट हो सके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने वाले हैं, रिलेशनशिप और पेरेंटिंग, उसके ऊपर मैं विनोद जी से कुछ क्वेश्चंस करना चाहूँगा, जिससे आपको एक बेहतरीन इंसाइट मिल सके, एक बेहतरीन रिलेशनशिप में कैसे हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं, अपने रिलेशंस कैसे बढ़िया बना सकते हैं, एक अच्छी इंसाइट मिल सके। तो सर, रिलेशनशिप ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि हम 5 मिनट में रिलेशनशिप को डिस्कस कर सकें। मगर आपके हिसाब से आपकी एज ऑलमोस्ट, जहाँ तक मुझे मालूम है, अराउंड 50-55 प्लस के आसपास आपकी एज रही होगी। तो आपने अपनी लाइफ में हर एक पड़ाव में, जब आप छोटे थे, यंग एज में थे, जब बिजनेस में आए, आज आप समाज सेवा में काम कर रहे हैं, तो रिलेशंस कैसे काम करते हैं हमारी एज के दौरान, की हर एक एज में रिलेशंस क्या काम करता है हमारा। आप अपने अनुभव जो भी आपने लाइफ में देखे रिलेशनशिप अलग अलग पड़ाव में, जो भी आप शेयर करना चाहें हमारे साथ। नमस्कार सबको। जैसे अभी दुष्यंत जी ने बताया, अलग अलग पड़ाव में, तो अलग अलग पड़ाव में जनरली हम सोशल मीडिया पे और सब जगह पे किताबों में सुनते हैं रिलेशनशिप का एक मतलब, एक डेफिनेशन। तो मेरे ख्याल से कोई एक एज में और एक पड़ाव में रिलेशनशिप का डेफिनेशन हर एक पड़ाव में अलग अलग रहता है। हम जब प्राइमरी में पढ़ते हैं तब हमारा रिलेशनशिप, हम जब अपनी स्ट्रीट में स्ट्रीट गेम्स खेलते हैं तब हमारा रिलेशन, हम हमारे फैमिली में रहते हैं तब हमारा रिलेशन, हम जब हाई स्कूल में पढ़ते हैं तब हमारा रिलेशन, कॉलेज में पढ़ते हैं तब हमारा रिलेशन, फिर हम अपने व्यवसाय में आते हैं तब हमारा रिलेशन, और हमारे रिलेटिव्स के अंदर सब इस साथ में रहते हैं, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो हर एक बार रिलेशनशिप का डेफिनेशन अलग अलग मेरे ख्याल से निकलता है जी। तो एक ही डेफिनेशन पूरी लाइफ टाइम में अगर हम उसको लागू करें तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। एग्जैक्टली। हम प्राइमरी में पढ़ते हैं तो साथ में खेलते हैं, साथ में एक दूसरे के टिफिन के डिब्बे में से खाना खा लेते हैं। जी। फिर हाई स्कूल में जाते हैं तो कुछ कैरियर का कॉन्शियस हो जाते हैं तो कैरियर का डिस्कशन करते हैं, कुछ तूफान मस्ती वर्क करते हैं, तो रिलेशनशिप वहाँ तक ठीक रहता है। उसके बाद जब
कॉलेज में आ जाते हैं तो पढ़ाई में ध्यान देते हैं और फ्यूचर में हम कॉन्सेंट्रेट होते हैं, वो डिस्कशन करते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और तब हमारी जो मुग्धावसा बोलते हैं सब, वो भी सब हो जाती है, तो उसका भी एक दायरा बदल जाता है रिलेशनशिप का। जी और कॉलेज पूरी करने के बाद जब हम लाइफ में आते हैं तब हमारे प्रोफेशनल रिलेशन शुरू हो जाते हैं। तो हर एक एज में, हर एक पड़ाव में हमारे रिलेशंस का डेफिनेशन अलग अलग रहता है। और वो पुराने रिलेशंस का जो डेफिनेशन है वो प्रस्तुत नहीं नहीं रहता था, जी वो बदल जाता है। फिर हमको हम वापस जाते हैं तो भी हम एडजस्ट नहीं, कंफर्टेबल नहीं रहते वो पुराने रिलेशनशिप में। जी जी ऐसा हमारा मानना है। जैसे कि आपने कहा कि जैसे हमारी एज चेंज होती रहती है, हम लाइफ के अलग अलग पड़ाव में जाते हैं, तो हमारे रिलेशनशिप की डेफिनेशन चेंज होती है। डेफिनेशन तो चेंज होती है, मगर हर एक एज में प्रॉब्लम भी अलग अलग हमारे सामने आते हैं। जैसे एक बच्चे के अगर रिलेशंस के प्रॉब्लम अलग है, तो एक नौजवान जो अभी अभी शायद कॉलेज पास आउट हुआ है, करियर में जाने वाला है, उनके रिलेशंस के प्रॉब्लम कुछ अलग है। एक हस्बैंड वाइफ के या फैमिली के रिलेशंस के प्रॉब्लम अलग हैं। एक ग्रोन अप मैन 40-50 साल की एज के आसपास, तो एक उनका पर्सपेक्टिव पूरा अलग है रिलेशंस का, तो ऐसे ही उनके प्रॉब्लम्स भी अलग अलग हो जाते हैं। तो आपके हिसाब से क्या प्रॉब्लम्स हम हर एक एज में, जैसे कि एज में रिलेशंस की डेफिनेशन चेंज होती है, तो कैसे हमारे प्रॉब्लम्स भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एज के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं या अलग अलग हो जाते हैं? क्या एक्सपीरियंस है आपका? जैसे मैंने पहले बताया, जब हम बच्चे रहते हैं ना तो हमारे अंदर दूसरे कोई विचार नहीं है, बस साथ में खेलते हैं, जी बस हंसी मजाक करते हैं और आनंद लेते हैं। तो हमारा रिलेशन का दायरा बस वहीं पे रुक जाता है। जी जब भी बड़े हो जाते हैं ना तो हम एक्सपेक्टेशन अपेक्षा रखना शुरू कर देते हैं। जी तो मान लो कि हम 12th में आ गए तो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि वो मुझे कुछ हेल्प करे, मैं उसको हेल्प करूँगा। उसके बाद कॉलेज में आएंगे तो भी हेल्प करेंगे। तो हेल्प का एक्सपेक्टेशन रहता है जी एक दूसरे के पास। कभी कभी हम पहले लेते हैं बाद में देते हैं, कभी कभी उससे उल्टा भी हो जाता है। जी लेकिन हर एक बार ये एक्सपेक्टेशन तो रहता ही है। जी और जब ये पूरा नहीं हुआ तभी थोड़ा सा कड़वाहट आ जाती है relationship में। जी और जब कॉलेज पूरी करने के बाद जब हम रियल लाइफ में आते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में, तब ये एक्सपेक्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाता राइट है और हमारा ईगो भी बढ़ता जाता है। जी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ता जाता है, ईगो भी बढ़ता जाता है। तो कभी कभी ये जब ये दो बीच में आ गए तभी कड़वाहट शुरू हो जाती है, रिलेशन बिगड़ना शुरू हो जाता एग्जैक्टली है। ये मेरे ख्याल से हर एक क्षेत्र में लागू पड़ता है। हम्म अगर आप बिजनेस में सोचो, अभी आप फ्रेंडशिप में सोचो, अभी आप जैसे आपने बताया मेरिड लाइफ के अंदर सोचो, अभी आप अपने भाई बंधुओं, अपने भाई बहनों के साथ भी सोचो, फैमिली के अंदर बच्चों की शादी हो जाती है तो उसके जो विवाह होते हैं उसके जी साथ भी सोचो, जी सामने वाले, तो सभी के अंदर ऐसा हो जाता है। पॉलिटिक्स में तो ऐसा रहता ही है, तो इसमें तो कॉमन रहता है जी जी एक्सपेक्टेशन पे, अगर लोग पॉलिटिक्स में काम करता है जी तो ये जो एक्सपेक्टेशन होता है ना वो बढ़ता जाता है और रिजिडिटी उसमें बढ़ती जाती है, राइट तो लेट को नहीं करता है, राइट इसलिए ये कड़वाहट हमेशा बढ़ती जाती है, इसमें टूटते हैं। राइट। तो क्या मैं यहाँ पे ये समझ सकता हूँ, जैसे कि हम लाइफ के अलग अलग एज में पास होते हैं, छोटे से बड़े होते हैं, बड़े से जवान होते हैं, जवान से एक एज पे पहुँच जाते हैं, मगर एक चीज़ कॉमन हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने की अगर यहाँ पे निकल आ रही है, तो वो एक्सपेक्टेशन या अपेक्षाएं। तो शायद कुछ लोगों का ये भी मानना हो सकता है कि अपेक्षाएं अच्छी चीज़ है कि हम अपेक्षा नहीं रखते, मगर ऐसा क्या कर सके कि अपेक्षा ना रखें मगर फिर भी हम हमारे रिलेशंस अच्छे कर सके, एक अच्छे लेवल पे मेंटेन कर सके? ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपेक्षा तो ना रखें, चले ठीक है, हम अपेक्षा नहीं रखते, मगर कुछ अगर हमारी साइड से इनपुट देना हो आपके एक्सपीरियंस से, कि अपेक्षा ना रखें मगर ऐसा क्या करें कि हम हमारे रिलेशनशिप हर एक एज में, हर एक पड़ाव में अच्छे मेंटेन कर सकें? ये एक मुश्किल बात है, ये जी मेरे ख्याल से ये हो ही नहीं जी सकता। एक्सपेक्टेशन बगैर हम कुछ भी काम करें, अगर हम कॉन्शियसली ना करें तो सब कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली ये रहेगी। किसी का भी कुछ भी काम करेंगे तो हम हमारे अंदर रहेगी ज़्यादा से, मतलब कुछ भी एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन ना रखें, हम अपेक्षा ना रखें, तो कम से कम इतनी तो रहती है कि वो हमारा रिस्पेक्ट करें। हमको कुछ चाहिए नहीं लेकिन रिस्पेक्ट तो चाहिए। तो ये प्रॉब्लम हमारे अंदर रहती है। तो ये मुश्किल है, लेकिन अगर हम वैचारिक रूप से सोचें, एक एज हो जाती है तो हमारी 40 या 50 के ऊपर जो ये एज चल रही है, तो एक
जैसी हो जाती है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि हमारी अपेक्षा एक्सपेक्टेशन सही है या गलत, या कुछ हम ज़्यादा तो नहीं रख सकते, ज़्यादा तो नहीं रखते, फिर सामने वाला वो काबिल है या तो फिजिबल है उसके लिए, पॉसिबल है उसके लिए हमारी एक्सपेक्टेशन पूरा करना। हम रखते ही, हम ये सोचते नहीं है कि सामने वाला पूरा नहीं कर सकता, उसके संजोग कैसे है, बस हम रखते जाते हैं। तो हमको पॉजिटिवली सोचना चाहिए, बैलेंस माइंड से सोचना चाहिए कि हो नहीं सकता तो हमको छोड़नी पड़ती है जी। अगर छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा, रिलेशन बिगड़ेंगे। मेन कारण उसका यही होता है। ये हर एक क्षेत्र में होता है, किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, हमारे फैमिली में हो या हमारे बिजनेस में हो। नहीं रखेंगे वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो आ जाएगी, वो नेचुरल है। सही है। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी बैलेंस्ड रिलेशनशिप के बारे में हमने विनोद जी से उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करवाएं कि कैसे हर एक एज में रिलेशनशिप की डेफिनेशन चेंज होती है, कैसे हर एक एज ग्रुप में, हर एक पड़ाव में अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं लाइफ में, और कैसे इन रिलेशंस को हर एक एज में अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकें हम। यहाँ पे हमारे एक व्यूअर ने हमें सवाल भेजा है सर। पहली चीज़, रिलेशंस एक सीमित चीज़ नहीं है दोस्तों। एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे देना चाहूँगा मैं आपको कि हम शॉर्ट माइंडेड अगर समझे तो रिलेशनशिप हम समझते हैं कि हमारे फैमिली या हमारे फ्रेंड्स या हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, यही हमारे रिलेशंस होते हैं, मगर ऐसा नहीं है। रिलेशंस आर एवरीवेयर। जहाँ भी जाएं, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐसी होगी जैसे हमारे रिलेशंस होंगे। अगर हमारा एक भी रिलेशन, चाहे वो बिजनेस का हो, फैमिली का हो, फ्रेंड्स का हो, अगर वो सही नहीं चल रहा तो कहीं ना कहीं हम रिलेशंस में डिस्टर्बेंस या प्रॉब्लम्स फेस करेंगे लाइफ में, एक सेटिस्फैक्टरी लाइफ नहीं जी पाएंगे। एक ऐसे ही हमारे व्यूअर ने हमें क्वेश्चन भेजा है सर, जैसे आज पूरी दुनिया एक कोविड नाम के पैंडेमिक से गुजर रही है, और एक कॉमन चीज़ हो रही है यहाँ पे कि बिजनेसेस में प्रॉब्लम आ रहा है। लोगों के छोटे बड़े इश्यूज, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स पिछले 1.5 साल 1 साल से चल रहे हैं, थोड़े बहुत स्टेबिलाइज हुए मगर फिर भी कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। नाउ व्हाट प्रॉब्लम ही इज फेसिंग, वो प्रॉब्लम ये फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि एक बहुत ही वेल सेटल्ड बिजनेस है उनका, मगर हो रहा है कि पेमेंट आने में बहुत टाइम लग रहा है। जो भी लोग जिनके साथ वो बिजनेस कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से, बहुत ही क्लोज बिजनेस पार्टनर्स हैं उनके, मगर क्योंकि ये पेंडेमिक टाइम है, रोटेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो पैसे जितनी आसानी से जल्दी आते थे क्रेडिट टाइम में, वो नहीं आ रहे, और उसकी वजह से आज उनके छोटे बड़े रिलेशंस खराब होने लगे। नाउ ही इज गेटिंग इनसिक्योर, कहीं आज ये छोटी बड़ी अमाउंट के लिए उनके जो रिलेशंस खराब हो गए तो फ्यूचर में उनका बिजनेस शायद नुकसान कर बैठे या बिजनेस रिलेशंस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए। तो वो एज इन क्या कर सके सिचुएशन में, जिससे पहले तो अपनी स्टेबिलिटी, माइंडसेट स्टेबिलिटी ला पाए, और दूसरी चीज़ जो अपने बिजनेस रिलेशंस है पैसे की वजह से खराब हो वो किसी हद तक कंट्रोल कर सके और एक अच्छी रिलेशनशिप फ्यूचर में मेंटेन कर सके। व्हाट वुड यू लाइक टू से? फाइन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे शब्दों में। और जैसे कि हम हमेशा एक चीज़ बोलते रहते हैं हमारे शो में रेगुलर बेस पे, राइट, कि अलग अलग चीज़ें हम लोग शेयर करते रहते हैं, तो कोशिश कीजिए कि हम एक पॉजिटिविटी को भी अच्छे लेवल पे शेयर कर पाए, राइट। हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। आई होप कि आप लोग जो रेगुलर कनेक्टेड हो रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जो दुष्यंत जी ने यहाँ पे क्वेश्चन किया कि रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ओनली, आई एम टू से, मैं डिटेलिंग में भी उसका आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप में, आई एम टू से आइदर इट इज अ फैमिली रिलेशनशिप या पर्सनल या प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप है, राइट। तो किसी भी रिलेशनशिप के जब प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं तो 99% लोगों का जो फोकस होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो होता है ऑन द प्रॉब्लम पार्ट, आई एम टू से, कि ये प्रॉब्लम हमें हो रही है, इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं। दे आर नेवर, आई एम टू से, फोकस ऑन द सॉल्यूशन पार्ट। क्यों? क्योंकि उनका जो परसेप्शन बना हुआ होता है मार्केट का, जैसे मैं अगर इसको बिजनेस के साथ, क्योंकि बिजनेस के रिलेटेड है तो पहले हम बिजनेस को खत्म कर देते हैं। जैसे अगर मैं इसको बिजनेस के साथ कनेक्ट करता हूं तो क्या होता है, देखिए, आज जो भी हमारी मास्टरी है, जो भी आपकी फील्ड है, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, हो सकता है कि आपकी उस प्रोडक्ट को बनाने में मास्टरी हो सकता है कि आपने थोड़ा बहुत मार्केटिंग कहीं ना कहीं से सीखा हो, लेकिन आपने कभी भी
अपने क्लाइंट के साथ में 24/7 किस तरह से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखी जाए, उसकी ट्रेनिंग होप सो शायद आपने कभी ना देखी होगी, ना सुनी होगी, ना ली होगी। तो हमें एक बात सबसे पहले ये समझनी पड़ेगी कि रातों रात कुछ भी चेंज नहीं होता है। आप समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम क्या है लोगों के साथ, मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ फ्रैंकली स्पीकिंग, कि जब तक बिजनेस में सब कुछ सही चल रहा है, जब तक लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, जब तक पैसा आ रहा है, बिजनेस ग्रो हो रहा है, पर्सनल रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे, प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि दोनों कनेक्टेड आएंगे, राइट? तो वो वैसा वैसा जब चीजें अच्छी चल रही होती है तब लोगों का ध्यान इस चीज तरह की चीजों में बिल्कुल नहीं जाता, बिकॉज की एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, राइट? प्रॉब्लम क्या होती है कि जब लाइफ में कोई इमरजेंसी आ जाती है, राइट, या जब लाइफ में कोई हर्डल्स आ जाते हैं, उस वक्त पे हम उस चीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको बोला जाए तो ऐसा होता है कि जब बाढ़ आ जाती है उसके बाद हम पुल बनाने की स्टार्टिंग करते हैं, राइट? सो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए मेरे बिजनेस में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले उसके रूट कोज के बारे में सोचिए। किसी भी प्रॉब्लम को आप तब तक सॉल्व नहीं कर सकते फॉर द लाइफ टाइम जब तक आप उसको रूट कॉज से सॉल्व करके ना फेंक दें। हाँ, ऊपर लेवल पे आपको अच्छे अच्छे सजेशंस मिलेंगे, मोटिवेशंस मिलेंगे, अलग अलग टेक्निक्स आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके रूट कोज को नहीं समझा आपने उस प्रॉब्लम के, तो चांसेस है कि उस तरह का प्रॉब्लम आपके पास वापस रिपीट हो जाए 2, 3, 4, 5 महीने बाद। अभी जैसे इन्होंने बताया दुष्यंत जी ने कि जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड एक इमरजेंसी आई, मार्केट में सिर्फ आप ही नहीं, जितने भी लोग हैं ऑलमोस्ट 80% बिजनेसमैन जो है वो कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी बिजनेस है। अगर मैं उसको मेडिकल्स को अगर साइड में छोड़ दूं तो उसके सिवा के जितने भी बिजनेस हैं तो मैक्सिमम बिजनेस जो है वो एक इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, इनसिक्योरिटी अबाउट फ्यूचर। अब ये हमें ये समझना पड़ेगा सबसे पहले तो कि अगर मैं किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना चाहता हूं तो सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा ये प्रॉब्लम स्टार्ट कहां से हुआ, तभी जाके उसका आप बेहतर सॉल्यूशन ले पाएंगे, राइट? तो मैं उसको स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पर। तो ये जो इनसिक्योरिटी फील हो रही है, क्या ये सिर्फ कोविड के दौरान फील हो रही है? क्या ये फियर सिर्फ कोविड की वजह से आज आपको दिख रहा है? तो द आंसर इज एब्सोल्यूट नो। ये फियर आपके माइंड में कहीं ना कहीं बरसों से पड़ा हुआ था, पर क्योंकि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था, क्योंकि आपके पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशन अच्छे चल रहे थे, इसकी वजह से इस फियर पे आपका ध्यान कभी गया नहीं, राइट? ऐसा पहले भी हुआ होगा आपके साथ कि आपके मान लीजिए कोई बिजनेस में किसी से पेमेंट लेना निकल रहा है, लेट से, तो हो सकता है कि ऐसा पहले आपके साथ हुआ हो कि 5 लोगों से पेमेंट लेना निकल रहा है, उसमें से 2 लोग जो है वो आपको डिले किए जा रहे हैं। ऐसे पॉसिबिलिटीज है, ऐसा होगा लोगों के साथ, ऐसा होता है। आज उसको हम मेजर प्रॉब्लम के लेवल पे देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हमने अनकॉन्शियसली एंड सबकॉन्शियसली एक चीज स्ट्रांगली बिलीव कर दी है कि मार्केट में जितने भी लोग हैं वो सभी लोग पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं और कोई पैसा देना नहीं चाहता। ये हमने एक इमेजिनेशन हमारे माइंड में बना दिया है, विच इज नॉट रियलिटी एट ऑल, राइट? तो क्योंकि हमने एक इमेजिनेशन बना दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड, और एक रूमर्स जल्दी फैल जाते हैं हमारे माइंड में, रूमर जल्दी हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे माइंड में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हर एक बिजनेस में एक कॉमन टॉक चल रही है आज की तारीख में। बिजनेस लोग कर रहे हैं, लेकिन एक कॉमन डायलॉग आपको हर जगह पे सुनने के लिए मिलेगा कि यार काम तो है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, काम तो है लेकिन रोटेशन नहीं घूम रहा है, काम तो है लेकिन मेरे पुराने डेबिट इतने हैं जो अभी क्लियर नहीं हो रहा है, लोगों को काम करवाना है। इन द सेंस आपका पूरे का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रिसीविंग पे है, राइट? अभी ध्यान से देखिए अपने आप को, जब आपने ये बिजनेस को स्टार्ट किया था, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये बिजनेस आपका अभी स्टार्ट हो रहा है, आज फर्स्ट डे इस बिजनेस का। व्हाट वाज दैट थॉट प्रोसेस उस टाइम पर? उस वक्त पे क्या आपने इस तरह की चीजें सोची थी कि मैं आज बिजनेस तो स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन अगर लोगों ने मेरा पैसा दबा दिया तो, लोगों ने माल देने के बाद में पैसा नहीं दिया तो, अगर मेरा बिजनेस लॉस में चला गया तो, क्या इस तरह की कोई थॉट प्रोसेस थी इस वक्त आपके पास में? हो सकती है होगी थोड़ी बहुत, लेकिन उसका रेशियो सिर्फ 10% 20% से ज्यादा नहीं होगा, दैट फॉर श्योर। आज जो 90% है, तो सिंपल सा जो डिफरेंस आया है जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड और पहले की सिचुएशन में, वो इतना है कि पहले क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था, जब आपने फर्स्ट डे इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करने की कोशिश कीजिए अपने माइंड में, अगर इसका सॉल्यूशन हमें लाना है प्रैक्टिकल लेवल पे तो, राइट, कि किस तरह के थॉट प्रोसेस थे आपके उस वक्त जब आपने इस बिजनेस को सबसे पहले स्टार्ट किया था, किस तरह के रिसोर्सेज थे आपके पास, कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने आपको हेल्प किया था, कौन से आपके फर्स्ट क्लाइंट थे जो आज भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। सोचिए इन लोगों के बारे में, और आप अपने पर फोकस लगा के देखिए कि उस वक्त पे आपके एक्शंस कैसे थे, उस वक्त पे आपके बिलीव्स कैसे थे। मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रोसेस के लेवल पे करवा रहा हूं, तो ट्राई टू इमेजिन दैट इवेंट्स अबाउट योर पास्ट। उस पास्ट के इवेंट्स को माइंड में इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा, तो आप उसको बहुत क्लियर तरीके से समझ पाएंगे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपके प्रेजेंट में लाना है तो ध्यान से देखिए कि जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया
उस टाइम पे इतना ज्यादा कोई फियर नहीं था, एक कॉन्फिडेंस था आपके ऊपर, राइट, एक क्लियरिटी थी कि मैं कुछ भी हो जाए इस बिजनेस को तो मैं आगे बढ़ाऊंगा, राइट। जबकि आपके पास एक भी क्लाइंट नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। आज एटलीस्ट आपके पास 25, 50, 100, 200, 500 क्लाइंट होंगे। तो ध्यान से सोचिए कि जब आपके पास एक भी क्लाइंट नहीं था, उस वक्त आपके पास कोई इनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, क्योंकि कॉन्फिडेंस हाई था, क्योंकि क्लियरिटी थी, क्योंकि फियर हावी नहीं था आपके माइंड पे, क्योंकि मार्केट में अनवांटेड परसेप्शन या रूमर्स नहीं फैल रहे थे। और आज वो सभी चीजें जो है वो सबसे ज्यादा फैल रही है। एंड दैट वाज द रीजन कि आज आपके पास 500 या 200 या 50 क्लाइंट होने के बावजूद भी आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे इस बिजनेस को आप आज स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह का फियर है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, राइट, कि हम सेम जो फियर है, सेम तरह की जो थॉट प्रोसेस हमारी, जैसे किसी से पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं निकाल पा रहा हूं मैं, उसी थॉट प्रोसेस को मैं कैरी करूं, मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, वो चीज बढ़ेगी। बिकॉज जाने अनजाने आप उस चीज को फोकस कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे एनर्जी आ रही है। और ये यूनिवर्सल लॉ है, ये साइंस भी आज प्रूव कर चुका है कि जिस भी चीज पे आप अपनी एनर्जी या फोकस डालेंगे, इट हैज टू इंप्रूव, वो ग्रो होगा ही होगा, राइट। तो सबसे पहले आप माइंड में एक बात को क्लियर कर लीजिए, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट। क्योंकि 90% बिजनेसमैन फ्रैंकली स्पीकिंग दे आर नॉट क्लियर एट ऑल कि उनको लाइफ में चाहिए क्या। डू नॉट टेक अदरवाइज, लेकिन मैं आपको एक सर्वे के हिसाब से जस्ट थोड़ा जो भी रिसर्च है, जो भी हमारी 15 सालों के एक्सपीरियंस के बेस पे अगर मैं आपको कुछ बताता हूँ, तो ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए मैं 50 किसी बिजनेसमैन को खड़ा करता हूँ इन जनरल किसी भी जगह पे, चाहे गुजरात के हैं, गुजरात बाहर के लेट से, और उन 50 को मैं एक सिंपल क्वेश्चन करता हूँ कि साहब आने वाले 2 साल बाद आपका बिजनेस कहाँ पे खड़ा होगा। मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूँ, उस 50 में से होपफुली 48 लोगों के पास इसका आंसर नहीं होगा, एंड दैट विल गारंटेड। मैं अगर ये सवाल आपको भी अभी पूछता हूँ लेट से, कि थोड़ी देर के लिए अपने आप को पूछिए कि आने वाले 2 साल बाद मेरा बिजनेस कहाँ खड़ा होगा। इन द सेंस, आपने लाइफ में कभी कोई रोड मैप बनाया ही नहीं था, आप एक ऐसे रास्ते पे चल रहे थे जिसको आपको खुद को नहीं पता था कि ये रास्ता जा कहाँ पे रहा है। आप समझ रहे हैं? एंड वी आर अज्यूम कि मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, वी आर अज्यूम कि लोग मुझे पैसे देंगे। लोग आपको पैसे तभी देंगे जब आप कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव या मार्केट में कुछ मोनोपोली लेकर चल रहे हैं। आज की तारीख में मोनोपोली बिजनेस भी ठप हुए पड़े हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर नॉट क्लियर एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। उनको बिल्कुल क्लियर नहीं है कि उनको लाइफ में चाहिए क्या। उनको लाइफ में चाहिए कि क्लाइंट उनकी बात सुने, क्लाइंट उनका पैसा दे, या क्लाइंट से उनके रिलेशनशिप अच्छे हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ध्यान से अपने आप को देखिए, राइट। पहली प्रॉब्लम तो जो मैंने आपको बताया कि 80% 90% लोगों को क्लियर ही नहीं है कि आने वाले 2 साल 5 साल में मेरा बिजनेस कहाँ जाने वाला है। यानी आप एक अंधेरे रास्ते में जा रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं कि रास्ता कहाँ खत्म होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। सेकंड थिंग इज, राइट, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं अभी के जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है आपके, अभी ध्यान से देखिए अपनी थॉट प्रोसेस को जो अभी प्रेजेंट आपकी माइंड में चल रही है। अभी मान लीजिए आपको किसी 10 लोगों से पैसा लेना है, 10 कस्टमर्स हैं, उनके पास से पैसा लेना है। आप उनको फोन करते हैं, 10 में से मान लीजिए शायद 2, 3, 4 लोगों ने आपको बताया कि भाई मैं 15 दिन में आपको दे रहा हूँ या 1 महीने में दे रहा हूँ, आपने वेट कर लिया। 5 से 6 लोग ऐसे होंगे, राइट, जो आपको बोलेंगे यार थोड़ा अभी प्रॉब्लम्स है, तो आप थोड़ा 2-3 महीना वेट कर दीजिए। मान लीजिए थोड़े दिन के लिए कि ये 1 साल 1.5 साल में आपने बहुत वेट किया इस तरह का, राइट। तो 2-3 महीना वेट किया आपने, 2-3 महीना वेट करने के बाद में आपने उस 6 लोगों को कॉल लगाया, 4 लोगों को पैसे आ गए, 6 लोगों को आपने कॉल लगाया आगे। उस 6 में से 3 लोग ऐसे निकले जिनका कॉल रिसीव नहीं हुआ। थोड़ी ध्यान से समझिएगा, इमेजिन करिएगा कि क्या हो रहा है, और ध्यान से समझिएगा अपने थॉट प्रोसेस को कि आपके माइंड में क्या मायाजाल फैला हुआ है इन चीजों को, और किस तरह के रूमर्स आपने एक्सेप्ट कर लिया जाने में। अगर 3 लोग आपके कॉल नहीं उठाएंगे, सबसे पहला जो थॉट आपके माइंड में आएगा विच वाज, यार मुझे लग रहा है ये घुमा रहा है मुझे, जबकि आप बिल्कुल क्लियर नहीं है कि वो कॉल क्यों रिसीव नहीं हुआ है। हो सकता है वो ड्राइव कर रहा हो सकता है वो हॉस्पिटल में हो सकता है वो किसी पर्सनल प्रॉब्लम में फंसा हुआ हो, राइट। लेकिन जब कोई इंसान इस तरह की बातें करने के बाद आपका कॉल नहीं उठाएगा, सबसे पहला जो आपका परसेप्शन बनेगा, सबसे पहले जो आपके माइंड में थॉट आएगा वो ये आएगा कि मुझे लग रहा है ये घुमा रहा है, मुझे पैसे देने की दानत नहीं है। और मान लीजिए आपने 2-3-4 बार ट्राई किया और समय उसने रिसीव कर लिया, और रिसीव करके उसने आपको बोला कि यार मैं थोड़ा बाहर हूँ या हॉस्पिटल में या कहीं पर प्रॉब्लम में हूँ, मैं आपको 15 दिन में करवाता हूँ पेमेंट का, ये 1 महीने में करवाता हूँ। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोल रहा हूँ। आप मान गए एक अच्छे बिजनेसमैन के नाते। 1 महीने बाद आपने फिर से उन 3 लोगों को कॉल किया। समहाउ उस वक्त पे उन लोगों ने कॉल उठा के आपको ये बोला यार मार्केट में बहुत मंदी है, प्रॉब्लम बहुत है, तो मुझे थोड़ा और वक्त दे दीजिए, 10-15 दिन का, मैं 10 दिन में आपको करवा देता हूँ। 10 दिन बाद फिर से आपने कॉल किया, कॉल फिर से रिसीव नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा हो क्या रहा है। 10 दिन बाद
कॉल फिर से नहीं रिसीव हो रहा है, सपोज इफ एनी रीजन। अगर मैं आपको इसके डिटेलिंग में जाऊंगा तो थोड़ी बातें ऊपर से जाएगी, बिकॉज यू आर द रिस्पॉन्सिबल कि वो कॉल नहीं उठा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, बट वो चीजें शायद आपको समझ आए ना आए, तो इसलिए मैं बहुत सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि 10 दिन बाद उसने कॉल नहीं उठाया, तो क्या होगा कि जो सबसे पहला आपका मिथ बना था आपके माइंड में, सबसे पहले जो एक इल्यूजन बना था, एक परसेप्शन बना था कि मुझे लग रहा है कि इसको पैसे देने की दानत नहीं है, वो चीज, वो बिलीफ, वो परसेप्शन और स्ट्रांग होगा। एंड इसी तरह से बिलीफ बनते हैं बिजनेस में, खास करके इसी तरह से परसेप्शन बनते हैं। तो जिस तरह के बिलीफ्स आप कैरी करेंगे, जिस तरह के परसेप्शन आप कैरी करेंगे, उसी तरह के रिजल्ट यू विल रिसीव, सिंपल इज दैट। अभी थोड़ी देर के लिए ध्यान से देखिए उन्हीं 3 कस्टमर को जिन्होंने आज फोन नहीं उठाया, इफ एनी रीजन, क्या ऐसा हुआ है कि उन्होंने हमेशा से आपको पैसे नहीं दिए? तो द आंसर इज नो। वो ऐसे लोग हैं जो आपके साथ में साथ 1, 2, 4, 5 साल से काम कर रहे हैं, दैट मीन्स आपको पैसा भी मिल रहा है तभी आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्लियर हो जाएंगे कि आने वाले 2 साल बाद चाहे कोई भी सिचुएशन है, कोविड है या कुछ भी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सिंपल छोटा सा गोल सेटिंग तो मैं उसको नहीं बोलूंगा, लेकिन सिंपल सा विजन बनाइए अपना, एक सिंपल सा डिजायर बनाइए अपना, आने वाले 2 साल बाद मुझे मेरे बिजनेस को इस लेवल पर पहुंचना है। पहला सॉल्यूशन उसका ये है। सेकंड सॉल्यूशन ये है, आपकी लाइफ में जितने भी आपको अनवांटेड रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्लियर हो जाइए कि आपको चाहिए क्या। जैसे आपको चाहिए कि आप लोग आपको पैसा दे, तो अपनी थॉट प्रोसेस को मैक्सिमम रिसोर्सफुलनेस के बाजू लगाइए कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं क्या ऐसा इनोवेटिव चीज करूं, मैं क्या ऐसा डिस्काउंट दे सकता हूं 2-5% का, राइट, कि मेरा पैसा रिकवर हो। प्रॉब्लम क्या है कि आपका फोकस उस चीज पे है कि मेरा पैसा रिकवर नहीं हो रहा है और वो बढ़ रही है बात, तो आपको सिर्फ अपना फोकस ही डाइवर्ट करना है। तो जैसे आप अपना फोकस डाइवर्ट करेंगे, यू विल बी सरप्राइज कि बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जाने अनजाने आपकी एनर्जी जो है पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएगी। तो वी विल अप्लाई दिस काइंड ऑफ टेक्निक, राइट, कि क्या मैं इनोवेटिव कर सकता हूँ, क्या मैं डिस्काउंट दे सकता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है, अपनी थॉट प्रोसेस पे कंट्रोल रखें पूरी तरह से। कोई भी नेगेटिव थॉट, कोई भी नेगेटिव मार्केट का रूमर्स अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि अगर वो हावी हो गया तो ये गारंटेड बात है वो आपको डुबो के रहेगा। तो चाहे चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है आपको किस तरह से इन चीज को लेना है। दिस इज फॉर द बिजनेस रिलेशनशिप जो आप कर सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगर फैमिली रिलेशनशिप या उस पर हम बात कर पाए तो। बहुत ही अच्छी इंसाइट दी सर जी ने अपने, ना कि खाली बिजनेस रिलेशंस, बट एक बिजनेस को भी किस विजन के साथ हम आगे लेके जा सकते हैं। कंप्लीट गाइड, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑलरेडी हितेश जी ने हमारे साथ शेयर की है। वी आर वेरी थैंकफुल हितेश जी फॉर दैट। विनोद जी, आपने बिजनेस भी किया है अपनी लाइफ में, आप एक समाज संस्था के साथ भी जुड़े हैं बहुत सालों से। लेकिन कल जब हमारी छोटी बड़ी डिस्कशन हुई थी, आपने एक बहुत अच्छी बात की थी, रिलेशंस मेंटेन करने के लिए आप अपनी लाइफ में एक सूत्र इस्तेमाल करते हैं। जो भी आप कुछ काम करते हैं तो उसमें एक चीज़ आपने कल मुझे शेयर की थी मेरे साथ। मैं चाहूँगा कि वो चीज़ आप अपने दर्शकों के साथ भी शेयर करें, जिससे एक क्लैरिटी मिल सके कि अपेक्षाएं तो नहीं रखनी है हमें बिजनेस में डेफिनेटली, बट ऐसा क्या है जिससे हम डेली इम्प्लीमेंट कर सके एक अच्छे रिलेशंस, एक अच्छे बिजनेस, एक अच्छी लाइफ के लिए, जो हम डेली इस्तेमाल कर सकें, जो आपने मुझे कल शेयर की थी। सबसे पहले मैं हितेश जी से जो बात बताई उसके अंदर थोड़ा सा मेरा व्यू रखता हूँ। उसने जो बताया बिजनेस के अंदर, तो हम ये टाइप के अलग प्लेटफॉर्म पे ये काम करते हैं जिसको बोलते हैं हम सबकॉन्शियस माइंड। जो अभी उसने बताया ना कि आप दिमाग में ऐसे लेके ही चलते हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, पैसे नहीं आएंगे, ऐसा होगा, वो सारे के सारे इनपुट आपने दिए हुए हैं, इसीलिए वो निकल रहे हैं। अगर आपने अच्छे इनपुट दिए होते तो अच्छा निकलता। ये कोविड के टाइम में मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि जो बिजनेस में बहुत आगे निकल गए। अगर वो रूटीन टाइम होता ना तो इतने आगे नहीं निकलते। फिर वो अर्थक्वेक आया था, तभी मैंने कई लोगों को ऐसा देखा कि वो टॉप पे पहुंच गए। वो उसकी लाइफ बिल्कुल ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन वो टॉप पे पहुंच गए, वो वेल सेटल हो गए। तो हम इनपुट ये ऐसे देते हैं, इसको हम सबकॉन्शियस माइंड, एक अलग प्लेटफॉर्म है गोल सेटिंग का, उसके अंदर ये सिखाते हैं पूरा। तो ये उसकी बात सही है कि हम लेके ही चलते हैं, अपनी सोच लेके ही चलते हैं, इसीलिए हम फेल होते हैं। फियर को हम लेके ही चलते हैं, वो लेके नहीं चलना चाहिए। फिर आपने जो अभी मुझसे सवाल पूछा कि रिलेशन को कैसे दृढ़ कैसे करते हैं, हम स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं, और रिलेशन बिगड़ते कैसे हैं, और फिर अच्छे हो जाने के बाद बिगड़ते हैं। ये 3-4 स्टेज है। पहले तो हम रिलेशन एस्टैब्लिश ही नहीं कर पा रहे, फिर रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो रिलेशन बिगड़ जाता है। तो अभी ये समझ में नहीं आता कि रिलेशन इतने बढ़िया थे तो ये बिगड़ क्यों गए। ये
2-3 स्टेज में बात है। तो सबसे पहले तो रिलेशन, किसी भी रिलेशन सिर्फ हम लोग को जो अगर बढ़ानी है तो उसके बेस में, उसके फाउंडेशन में जो है ना वो केयर है होती है। जी। आप किसी का भी केयर लो, प्रेम, रिलेशन, ये सारे एक दूसरे से मिलते जुलते सब है। जी। तो हम फैमिली के अंदर भी यही करते हैं, हम अपनी पार्टनरशिप में भी यही करते हैं, हम अपनी मैरिड लाइफ में भी यही करते हैं। हमको सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमने अभी अभी हमको नीचे डिस्कशन हुआ था, हमने सब चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। अभी आज ही मैं एक सुबह आर्टिकल पढ़ के आया हूँ, कुदरत में ऐसा कहीं भी नहीं है कॉम्प्लिकेशन। सब पशु पक्षी, सब पौधे, जितने भी सजीव है, निर्जीव है, ये एकदम सहजता से चलते हैं, कहीं भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिर्फ इंसान की लाइफ में ही कॉम्प्लिकेशन है। जी। वो सोचते ज़्यादा है, दिमाग दे दिया है उसको सोचने के लिए, तो सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं, फिर बिगड़ते हैं। तो उसमें ही उसने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, वो सहज नहीं रह सकते। तो एक सहजता होनी चाहिए। तो ये सहजता कहाँ पे है? केयर लेने में। हमको सिर्फ देना है, लेना नहीं है, सिर्फ गिविंग। अब जब हम देते हैं तो अपने आप अपने पास आता है। तो हमको केयर लेनी है हर एक रिलेशन के अंदर, सिर्फ केयर लेनी है। अब केयर नहीं लेते और एक्सपेक्टेशन रखते हैं ना, वहाँ से शुरू हो जाता है रिलेशन बिगड़ना। तो जैसे माँ अपने बच्चे की केयर लेती है, एक फादर अपने बेटे की केयर लेता है, हम पति पत्नी एक दूसरे की केयर लेते हैं। हम सबसे अच्छा रिलेशन माँ और संतानों का बोलते हैं, तो उसमें भी यही बात आती है कि पैदा होने से तुरंत उसको एक्सपेक्टेशन नहीं होता, तभी वो रिलेशन लाइफ टाइम चलता है। तो फ्रेंडशिप में भी वही रहता है। तो अभी हितेश जी ने बताया कि बिजनेस में, तो बिजनेस में भी वही रहता है। हम ऐसे ही सोच के चलते हैं, हमने कभी ऐसा नहीं किया कि सामने वाले की केयर ली। चलो सामने वाला मुसीबत में है, अभी सुबह सुबह मुझे मैसेज आ गया कि ये पैसे नहीं दे रहा है तो मैं परेशान हूँ। मैंने तुमने उसका सोचा कभी सामने वाले का? उसको क्या प्रॉब्लम है? उसके घर में कोई एक्सपायर हो गया कोरोना से, उसका कुछ सब कुछ बिक गया, तो एक बार उसको जाके बोल कि कोई ज़रूरत है तो मैं ज़्यादा देता हूँ तेरे को, अभी वो तेरा पैसा सबसे पहले देगा। तो आपको भी केयर लेनी चाहिए। हम केयर लेते हैं तो रिलेशन ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। अब सबके बेस में तो यही है, केयर लेना है। रिलेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, रिलेशन बढ़ते हैं। कोई अनजान आदमी से भी आप ट्रेन में मुसाफरी करते हैं, रेलवे स्टेशन पे बैठे, बस स्टेशन पे बैठे, आप सिर्फ केयर लो उसकी, तो रिलेशन बढ़ जाते हैं। आप अपना न्यूज़पेपर भी उसको नहीं देते, तो अब एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो कैसे कैसे बढ़ेगा? आप उसको बोलो तो सही, थक गए वो तो मेरी सीट पे बैठ जाओ, तो अभी वो आपसे रिलेशन बढ़ा देंगे। छोटी छोटी बातों में भी हो सकता है। तो ये हम नहीं करते, इसीलिए रिलेशन बिगड़ते हैं। और एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं कि सामने वाले को रिलेशन मेंटेन करना चाहिए, उसके बाद भी आगे का है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं केयर के बारे में। डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया चीज़ सर जी ने हमारे साथ शेयर की। एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखनी हमें रिलेशंस में, अगर एक छोटी केयर, छोटा सा एक सिंगल थॉट केयरिंग का मिरेकल्स कर सकता है एक बहुत ही बढ़िया रिलेशनशिप डेवलप करने में। केयर में यहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन ज़रूर देना चाहूँगा, हम यहाँ पे कोई मॉनेटरी केयर या फिजिकल चीज़ों की केयर की बात नहीं कर रहे हैं। जस्ट एक अच्छा विचार, सामने वाले से स्मॉल गुड थॉट, एक गुड जेस्चर, अच्छा जेस्चर भी मिरेकल्स कर सकता है। जैसे सर ने बताया हमें, केयरिंग मेक्स रिलेशंस परफेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छी इंसाइट्स मिल चुकी है ऑलरेडी रिलेशनशिप के बारे में। दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग क्वेश्चंस पे हर बार हम अलग अलग इंसाइट्स सॉल्यूशंस देने की कोशिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म से। यहाँ पे सर एक ऑलरेडी एक हमारे व्यूअर ने क्वेश्चन भेजा है। आई होप वो पहले से इस शो को ज्वाइन कर चुके हैं। सुबोध जी हैं, मेरे भी पैसे नहीं निकल रहे हैं तो कैसे निकालूं अपनी पार्टी से, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने भेजा है। तो हितेश जी ने ऑलरेडी, अगर आपने पहले से इस प्रोग्राम में, शो में जुड़े, तो आपको इसकी इंसाइट ऑलरेडी दी जा चुकी है। क्या आप कर सकते हैं इनोवेटिव, क्या अलग कर सकते हैं जिससे आप अपने पैसे रिकवर कर सके और रिलेशंस भी अच्छे मेंटेन कर सके उस पार्टी के साथ या जो भी जिसके साथ आप बिजनेस करते हैं। और सेकंड टॉपिक सर इज पेरेंटिंग। बहुत सारे मिथ्स में देखता हूँ सर, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में लोग हमें पूछते हैं कि पेरेंटिंग पहले तो है क्या। पीपल आर नॉट क्लियर एक्चुअली। मुझे सवाल आते कि 0 to 6 years, 0 से 6 साल के बच्चे, क्या उनकी केयर करना वो पेरेंटिंग है, या 12 साल तक या 18 साल तक, जब तक वो एजुकेशन खत्म करते हैं तब तक हम जो केयर करते हैं या सिखाते हैं,
क्या वो पेरेंटिंग है? तो मैं यहाँ पे आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि पहले तो पेरेंटिंग है क्या, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि पेरेंटिंग के रिलेटेड हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। ओके, सो वी कैन डू वन थिंग, लाइक आप क्वेश्चन भी साथ में पूछ लीजिए, तो साथ में फिर फ्लो में ही हम लोग आगे क्लियर करेंगे। श्योर। द क्वेश्चन इज, एक यंग बच्चा जिसकी एज है अराउंड 19 ईयर्स, 19 साल का बच्चा, उसके पेरेंट ने हमें क्वेश्चन भेजा है। वो सोचते हैं कि पेरेंटिंग ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि सीमित है 12 साल 15 साल तक। वो समझते हैं कि पेरेंटिंग एक लंबी जिम्मेदारी है शायद, बिल्कुल। और उनका बेटा 19 ईयर्स का है और उस मुकाम पे है उसका बच्चा कि अब लाइफ के अलग अलग डिसीजंस लेना शुरू किया है उस बच्चे ने। एजुकेशन में उसके ओपिनियन रख रहा है, करियर के बारे में सोच रहा है, अपने फ्यूचर को एक दिशा देने के लिए मेहनत कर रहा है, एजुकेशन ले रहा है और ट्रेनिंग ले रहा है। नाउ वो जानना चाहते कि ऐसी एज में जहाँ पे बच्चे अपनी लाइफ को एस्टैब्लिश करने के पहले छोटे बेस क्रिएट कर रहे हैं, तब एक पेरेंट की क्या जिम्मेदारी रहती है कि कैसे वो अपने बच्चे को सपोर्ट कर सके, पहले तो कैसे उन्हें एक अच्छी दिशा देने में मदद कर सके, और क्या उनका माइंडसेट होना चाहिए, वो क्या ऐसा करे जिससे एक अच्छी पेरेंटिंग भी निभा सके और अच्छे एक गाइडलाइन भी, मार्गदर्शक भी बन सके अपने बच्चों के लिए। फाइन फाइन, ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, जिनका भी ये सवाल है, मैं आपको बताऊं कि हम लोग पहले एक मिथ क्लियर कर देते। क्या है हमारे समाज में, सोसाइटी में सालों से आए से, जब से हम बचपन से चीज़ों को देखते आ रहे हैं, और ये चीज़ें शायद 50-100 सालों से चलती आ रही होगी होपफुली, राइट। काफ़ी सारे मीथ है, काफ़ी सारे रूमर्स हैं जो अनजाने में ही सही, लेकिन आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में प्रोग्राम कर दिए जाते हैं थ्रू द सोसाइटी, थ्रू द एनवायरनमेंट एंड थ्रू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड डिफरेंट लेवल पर, राइट। और जाने अनजाने हमारा बिलीफ सिस्टम भी वही बन जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल पेरेंटिंग, जैसे दुष्यंत जी ने बताया है कि व्हाट इज द पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट। देखिए, अगर ये शब्द, मैं ये सवाल अगर सपोज मैं 10 लोगों को पूछता हूँ कि लेट्स से व्हाट इज द पेरेंटिंग, तो ये गारंटेड बात है कि 10 में से शायद 9 लोगों का एक कॉमन आंसर आएगा कि पेरेंटिंग का मतलब ये है, लेट्स से कि जिसका शायद वो पेरेंट बन चुके हैं, फॉर एग्जांपल, या तो जस्ट नया नया शादी हुआ है, पेरेंट बनने का प्लानिंग है, या जो जिनके बच्चे फॉर एग्जांपल टीनेजर एज में है या यंगस्टर एज में है, राइट। उनको कैसे हैंडल करना है, कैसे उनसे बात करनी है, किस तरह से उनसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करके कैसे उनके फ्यूचर के बारे में सोचना है, वरी करनी है, चिंताएं करनी है, दैट इज ऑल अबाउट द पेरेंटिंग, राइट। कई बार एक 15 साल का बच्चा अपने आप को पेरेंटिंग से डिटैच मानता है। कई बार एक 18 साल का बच्चा जो होता है, वो जब इस तरह के टॉपिक के बारे में सुनता है तो वो पेरेंटिंग से अपने आप को डिटैच मानता है। डिटैच मानता है इन द सेंस कि वो ये मानता है, जब इस तरह के टॉपिक की बात होती है तो, राइट, यार ये टॉपिक मेरे लिए समझने लायक कुछ नहीं है और इस टॉपिक का मुझे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। मैं अब इन जनरल बात कर रहा हूँ, राइट। अभी ध्यान से देखिएगा इस बात को और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। आपके मदर फादर हैं, उनके आपके दादा दादी होंगे, आई एम टू से, राइट। तो आपके दादा दादी ने कुछ अलग अलग संस्कार, कुछ अलग अलग तरह की चीज, हालांकि उस टाइम पे तो बहुत अलग अलग बहुत अच्छी चीजें हुआ करती थी जो आज की तारीख में ऑलमोस्ट मिसिंग है, लेकिन हम एक इन जनरल लेवल पे बात करते हैं। एक कॉमन मिथ बना हुआ है सोसाइटी में, राइट, जनरेशन गैप का। मैं आपको बता दूं, जनरेशन गैप नाम की कोई चिड़िया होती नहीं है। सबसे पहले उसका रीजन ये है, आप अपने फादर से बैठ के कभी बात करेंगे ना ध्यान से, राइट, कि पापा जब आप अपने फादर से बात करते थे तो किस तरह की टॉक होती थी, किस तरह के कम्युनिकेशन से होता था, या किस तरह से आप अपनी बात मनवाते थे या समझाने की कोशिश करते थे। एक बात गारंटेड, आपके फादर का एक कॉमन आंसर होगा, राइट, कि पहली बात तो बेटा हम हमारे फादर के सामने इस तरह के खुल के बात ही नहीं कर सकते थे जिस तरह से आप कर रहे हो, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, कि क्या होता है, जो जनरेशन गैप हम मान रहे हैं ना, वो जनरेशन गैप तो उस वक्त भी एक चीज मानी जाती थी कि मान लीजिए कोई लेट्स से बंदा था इन टर्म्स ऑफ 60 और 50 के लेवल पे मैं बात करूं, राइट, अगर उनकी कोई डिजायर है, उनको लाइफ में कुछ करना है, तो ये जो चीज आप जो समझ रहे हैं आज की तारीख में कि मैं कुछ करना तो चाहता हूं लाइफ में लेकिन मेरे फादर नहीं समझेंगे, मुझे कुछ करना तो है लेकिन मेरी मदर नहीं समझेगी, राइट। तो ये चीज आपकी जानकारी के लिए आप अपने फादर से पूछ सकते हैं, आपके फादर ने भी कहीं ना कहीं डीप डाउन फील की है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बट उन्होंने कोई मिथ नहीं बनाया उसका कि ये जनरेशन गैप है, बस इतना तो फर्क है, ठीक है। और दूसरी बात कि आज अगर आप मान लीजिए 15 साल के हैं, 17 साल के, 18 साल के हैं, तो पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से। पेरेंटिंग चीज की ट्रेनिंग और पेरेंटिंग की जो अवेयरनेस है
जब बच्चा 10 या 12 साल का होता है तभी से उसके माइंड में बैठनी चाहिए, तभी से उसको बताना स्टार्ट करना चाहिए एज ए पेरेंट, एक लोगों पेरेंटों को अपने बच्चों को, ताकि क्या हो कि जैसे जैसे आप बड़े हों आपको ये समझ में आए कि मेरा बच्चा एग्जैक्ट चाहता क्या है। आज 90% पेरेंट्स आर कंफ्यूज कि उनके बच्चे क्या चाहते हैं, दे आर नॉट क्लियर। क्यों? क्योंकि उन्होंने, जब वो खुद 18 साल के थे तो उन्होंने भी पेरेंटिंग को इसी तरह से लिया था जैसे आज एक 18 साल का बच्चा ले रहा है। भाई मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, तो पेरेंटिंग सब्जेक्ट से मेरा क्या लेना देना? आपका लेना देना बिल्कुल है, क्योंकि वो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, राइट। जब तक आप उन चीजों को डीपली जाके नहीं समझेंगे, एक 12 साल का बच्चे के माइंड में जब तक ये थॉट नहीं आएगा जब मैं बड़ा होऊंगा तो मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, या मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एज अ पेरेंट जब बनूंगा एमडू से मैं मेरे बच्चों को क्या सीख दे पाऊंगा, जब तक 12 या 15 साल का बच्चा इस तरह की थॉट प्रोसेस को नहीं लाएगा तो आने वाली जनरेशन जो है वो किसी भी एंगल से चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके रूट कोज में ही कोई थॉट नहीं बैठा हुआ है कि व्हाट इज द पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट, आप 25 साल के हुए, अचानक आपकी शादी कर दी गई, 30 साल के होते होते आप फादर बन गए, आपको पता नहीं कि बच्चे से डील कैसे करनी है। आज मैंने, डू नॉट टेक अदरवाइज, मेरे शब्दों को गलत मत लीजिएगा, लेकिन मैं आज बहुत सारी ऐसी लेडीज को, बहुत सारी ऐसी वुमेन्स को देखा है कि वो मदर तो बन जाती है लेकिन उनको नहीं पता बच्चे को कैसे केयर करना है। अगर बच्चा रो भी रहा होता है, दे आर नॉट क्लियर कि ये रो क्यों रहा है। क्यों? क्योंकि जब हम 15-18 साल के थे तो हमने एक बात सोची थी, पेरेंटिंग मेरा सब्जेक्ट है। अगर 15 साल के टाइम पे या 18 साल के टाइम पे मैंने मेरे मदर को या मेरे फादर को पूछा होता कि पापा अगर बच्चा के साथ कोई अनवांटेड बिहेवियर करता है तो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से, तो हो सकता है कि उस वक्त में मेरे दिमाग में कोई थॉट इनपुट हो जाता और उसका प्रोग्रामिंग चलता 10-15 साल, और 25 साल के बाद या 30 साल के बाद जब मैं फादर बनता तो इनडायरेक्टली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियस में एक अच्छे पेरेंट के तौर पे मेरा ब्रेन ऑलरेडी प्रोग्राम हो चुका होता। अगर मेरा बच्चा कोई भी अनवांटेड बिहेव कर रहा है, मेरे पास उसका ऑन द स्पॉट सॉल्यूशन होता कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से सॉल्यूशन ये ऐसा इश्यू कर रहा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मैंने 10 साल पहले सुना है या समझा है या देखा है, राइट। तो हम, मेरे हिसाब से आपको पहले एक अच्छे पेरेंट्स के तौर पर सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज हम देखते हैं एज अ पेरेंट, जैसे अभी हम सवाल पे आते हैं कि जैसे जो मित्र है जिन्होंने सवाल किया है कि उनका जो बच्चा है वो 18-19 ईयर्स का है, राइट, और समा वो डिसीजन लेने में किस तरह से आप उनकी हेल्प कर पाए, किस तरह से आप उनको सपोर्ट कर पाए, उसके बारे में क्या होता है। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, और होप सो आप लोगों ने भी कभी कभी फील किया होगा, मैं एक चीज स्ट्रांगली मानता हूँ कि जब तक लाइफ में कोई इमरजेंसी नहीं आती, वी आर नॉट बिकम सीरियस। एक बात समझिए, आज तक हमारी सोसाइटी, समाज में अलग अलग चीजों पे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम देखते हैं, मोटिवेशनल टॉक देते हैं। हाँ, और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, मैं बात शुरू करूँ उससे पहले एक बात आपको यहाँ पे बहुत क्लियरिफाई करना चाहता हूँ कि इस हमारा जो टॉक शो है, माइंड को टॉक शो का, चाहे किसी भी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, प्लीज 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 इसको सिर्फ एक मोटिवेशन टॉक के लेवल पे मत सुनिएगा। नहीं तो मैं एक बात को आपको गारंटी देता हूँ, आप चीजों से एग्री होंगे शायद, लेकिन आपको कोई बेनिफिट ज्यादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन सुनने की हमारी आदत कुछ ऐसी बनी हो, जब तक एनवायरनमेंट होगा आप चीजें सही हो, आप उसमें सहमत होंगे, आप उससे कनेक्टेड होंगे, लेकिन जब आप अपने बाहर निकलेंगे, यू विल बी बैक टू द नॉर्मल लाइफ, आप जैसे थे वैसे के वैसे। यानी आपके प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, आपने चीजों को अच्छे तरह से समझा, सुना और देखा, लेकिन आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। तो मैं एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट करता हूँ, खास करके माइंड को टॉक शो के जितने भी व्यूअर्स उनको, कि इसको एक मोटिवेशन के तौर पे मत देखिएगा, इसको एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के तौर पे आप देख सकते हैं और चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करें, जो भी सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, ताकि कोई अच्छे चेंजेस जो है वो आप अपने लाइफ में देख पाए। तो अभी हम बात करते हैं, जो क्वेश्चन था 19 ईयर्स के बच्चे का, पेरेंट्स का, क्या है, ऐसा माना जाता है कि 0 to 6 या 0 to 7 या 8 ईयर्स में ऑलमोस्ट 98% बच्चों का ब्रेन फोकस या डेवलप हो जाता है। ठीक है, जिस तरह का एनवायरनमेंट, जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह के लोग, जिस तरह की सोसाइटी, जिस तरह का समाज, जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम उनके आसपास होता है, उनका बिलीफ, उनका परसेप्शन, उनका कॉन्फिडेंस, उनका फियर, हर चीज उसी तरह से बनना स्टार्ट हो जाती है। अभी ध्यान से देखिए, अगर आज की जनरेशन की हम बात करें, या जिनका सवाल है, आप अपनी टाइम पे जाकर के देख सकते हैं, बिफोर 10 ईयर्स और बिफोर मुझसे 13 ईयर्स, जब वो बच्चा 5 साल या 10 साल का रहा होगा मे बी, राइट, मैक्सिमम टाइम पे लोग इंफॉर्मेटिव पेरेंट बनते हैं, इन्वॉल्विंग पेरेंट नहीं बनते। इंफॉर्मेटिव पेरेंट इन द सेंस, लोग बच्चों को बता देते हैं, बेटा ये करना, ये नहीं करना, दैट्स इट। हु कैन टीच देम? उनको बताएगा कौन? ये करना कैसे है? आपने बता दिया ये करना, ये नहीं करना है, लेकिन उसको ये कौन बताएगा कि ये करना कैसे? वो तो उसको किसी ने बताया नहीं, ना ही उसने कभी सुना है, ना ही समझा है। तो क्या हुआ वहां पे?
आपने उसकी इनोवेटिव जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो क्रिएटिव थिंकिंग प्रोसेस है, वहां पे उसी वक्त फुल स्टॉप लगा दिया जब आपने एक इंफॉर्मेटिव के तौर पे बच्चे को सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया। आज हम देखते हैं छोटे बच्चों में 10 साल और टीनेजर्स की एज में बच्चों को देखते हैं काफी अनवांटेड बिहेवियर और बिलीफ्स हैं, राइट। जैसे मोबाइल गेम के हो गए, कैरियर को लेके हो गए, एजुकेशन को लेके हो गए, मेमोरी को लेके हो गए, फ्रस्ट्रेशन, एंगर भरा पड़ा बच्चों में, अनवांटेड बिहेवियर, एडीएचडी बोला जाता है जिसको, राइट। बच्चा फ्रस्ट्रेट इसलिए हो रहा है आपकी जानकारी के लिए क्योंकि उसको जो चाहिए वो यहां से उसको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, और उसको जहां से मिल रहा है वहां पर उसको जाने की इजाजत नहीं दे रहे हैं, और बट ऑब्वियसली उसको देनी भी नहीं चाहिए, राइट। तो आज जब कोई बच्चा कोई अनवांटेड बिलीफ या अनवांटेड बिहेवियर करता है फॉर एग्जांपल, तो उसके पीछे का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि हमने रूट कोज में कभी काम ही नहीं किया। बच्चा बड़ा हुआ, जैसे मैंने बताया कि आपको पता ही नहीं था 15 साल के 18 साल के थे तो पेरेंटिंग क्या होती है, शादी करवा दी किसी ने, बच्चे हो गए, बच्चे पल रहे अपने आप। अगर मदर फादर है तो मदर फादर पाल रहे हैं, दादा दादी पाल रहे हैं, ठीक है। पेरेंट मदर फादर को पता ही नहीं कि मेरा बच्चा बड़ा कैसे होगा, अगर मैं ज्वाइंट फैमिली की बात करता हूँ, राइट। तो कोई क्रिएटिव थिंकिंग तो उसको मिली ही नहीं थी वहां पे। ऑन द सेम वे जब वो बच्चा बड़ा होता है, मैं एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी आपको यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इससे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि स्टोरी, मोरल ऑफ द स्टोरी का मतलब क्या है इसमें, और इसमें से क्या पॉजिटिव आप अपने लाइफ में अपने बच्चों के ऊपर उतार सकते हैं। एक छोटी सी बच्ची होती है 8 साल की, एक दिन अपने घर में खिलौने से खेल रही होती है और बोर हो जाती है कई बार, तो वो फिर मोबाइल वगैरह खेलती है, थोड़ा बहुत उसके मोबाइल टैबलेट उसके पास होता है, मोबाइल टैबलेट वो खेल रही है बच्ची, ठीक है। उसके फादर काम कर रहे होते हैं घर पे, लैपटॉप के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उसकी मदर जो होती है वो काम वाली जो बहन जी होती है उनसे बात कर रही होती है, उनसे सब मगजमारियां चल रही होती है उनकी, तो वो बच्ची देख रही है, दोनों को ऑब्जर्व कर रही है पहले तो, राइट, कि मेरा फादर यहाँ लगा हुआ है, मेरी मदर यहाँ लगी हुई है, राइट। वो जाती है अपने फादर के पास, अपने फादर को जा करके पूछती है कि पापा आप 1 घंटे के कितने पैसे कमाते हैं। तो उसके पापा सरप्राइज हो जाते हैं, और जैसे जनरल पेरेंट्स रिएक्ट करते हैं वैसे ही वो रिएक्ट करते हैं कि क्या मतलब है आपका, एक घंटे में मैं कितने पैसे कमाता हूँ, उससे आपको क्या लेना देना। यानी रिजिड तरह का बिहेवियर पूरा उनका रिप्लाई हो जाता है, राइट, कि आपका क्या लेना देना कि 1 घंटे में मैं कितने पैसे कमाता हूँ, कितने पैसे नहीं कमाता हूँ, राइट। तो बोले बस मुझे सिर्फ जानना था। तो बोले वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, आप जाइए मम्मी के पास। बच्ची जाती है मम्मा के पास और उसकी मदर को पूछती है कि मम्मी आप ये जो बातें कर रही हैं, जो बहन जी हैं इनसे जो मगजमारियां कर रही हैं, उनको हम लोग जो है वो एक दिन के हिसाब से या 1 घंटे के हिसाब से कितने पैसे देते होंगे। उसकी मदर ऑलमोस्ट सेम रिएक्ट करती है जैसा उसके फादर ने किया था, कि वो आपका देखना थोड़ी कि कितने पैसे जा रहे हैं, आप अपना काम कीजिए, जाइए पढ़ाई कीजिए, खेलिए बाहर जाके, राइट। बच्ची चली जाती है अगेन उसके फादर के पास, और उसके फादर को रियलाइज होता है उसने ऐसा सवाल किया क्यों, जो आज तक उसने कभी नहीं पूछा था। तो उसका फादर बोलते हैं आपको जानना था ना मैं कितने पैसे कमाता हूँ, मैं 1 घंटे के 100 रुपीज कमाता हूँ। उसका फादर जिस एग्जाम्पल ऑफ उसको बता देते हैं। तो बच्ची बोलती है पापा आपके पास 50 रुपए है। वो अगेन गुस्सा हो जाते हैं, राइट, कि आपको 50 रुपए चाहिए, दैट मीन आपको कोई खिलौना लाना है या कोई अनवांटेड चीज लानी है आपको, राइट, और पैसे वेस्ट करने अपनी गुड़ियाओं में और इस एक्स्ट्रा चीजों पे, ठीक है, क्यों चाहिए आपको 50 रुपए। 1000 सवाल उस बच्ची पे थोप दिए जाते हैं कि आपको 50 रुपए क्यों चाहिए, ठीक है। बच्ची रोती रोती रूम में चली जाती है, ठीक है। उतने में उसका मदर का किसी का इमरजेंसी का कॉल आ जाता है, राइट, और उसकी मदर इमरजेंसी में कहीं पे बाहर निकल जाती है किसी किटी पार्टी वगैरह में, ठीक है। तो वो किटी पार्टी में जाती है और उसको बोल के जाती है उनके हस्बैंड को कि आप बेटी का ध्यान रखिएगा, मैं जरा जा रहा हूँ, थोड़ा फंक्शन है उसमें अटेंड करने के लिए, ठीक है। तो वो जाते हैं किटी पार्टी में और फादर काम कर रहा होता है और बच्ची रूम में जाकर के रोने लगती है। फादर को रियलाइज होता है कि अरे बच्ची ने ऐसा सवाल किया क्यों आज। तो वो जाते हैं रूम में जाके वो देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं, ठीक है, अपने दादा दादी की फोटो के साथ में चिपक करके रो रही होती है। तो फादर पूछते हैं कि क्या आपको दादा दादी की याद आ रही है। ध्यान से समझिएगा इन बातों को, बिकॉज इट इज नॉट मोटिवेशनल स्टोरी, इट इज अ रियलिटी जो आप अगर अप्लाई कर पाएंगे अपनी लाइफ में तो बहुत सॉरी बड़े चेंजेस आप अपनी लाइफ में ला सकते हैं। तो उसके फादर बोलते हैं आपको दादा दादी की याद आ रही है। बोले नहीं। बोले ठीक है आपको 50 रुपए चाहिए देना, ये लीजिए 50 रुपए। फादर उसको 50 रुपए दे देते हैं। वो बच्ची जाती है अपना किटी बैंक निकालती है, उसमें से 50 रुपए उसके पास ऑलरेडी पड़े हुए होते हैं। उसके फादर चिल्लाने लगते हैं कि आपके पास पैसे तो थे पहले से 50 रुपए, तो फिर आपने मेरे पास से 50 रुपए क्यों लिए। बोले बच्ची बोलती है मेरे पास पैसे थे पापा लेकिन कम थे।
वो उस किटी बेस में से 50 रुपए निकालती है और जो फादर ने 50 रुपए दिए होते हैं उनको मिला के 100 रुपए लेके आती है फादर के पास। ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, और बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल करती है फादर कि पापा आप 1 घंटे के 100 रुपए कमाते हैं, मैं आपको 100 रुपए दे करके आपका 1 घंटा कम ले सकती हूँ। सो दिस इज हाउ द थॉट प्रोसेस वर्क। अगर हम लोग आज की जनरेशन की बात करें, बच्चे अंदर अंदर कहीं ना घूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको किसी ने कोई सवाल नहीं किया। और जरूरी नहीं है कि आप अपने इमोशंस सोशल मीडिया पे दिखाएं, ठीक है? आप उसको कॉल करके भी बात कर सकते हैं उसके साथ, आप पूछ सकते हैं उसको लाइफ में चाहिए क्या, ठीक है? ज्यादातर आज हमारे जो इमोशंस हैं और हमारी जो भावना है एज अ पेरेंट, डू नॉट टेक अदरवाइज गाइस, लेकिन वो दिखावे में ज्यादा जा रही है। हम इमोशंस को सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे जी रहे हैं। अगर इस तरह की स्टोरी, इस तरह का कोई लेट्स से पिक्चर अगर आपने कहीं पे देख लिया, कोई पॉजिटिव थॉट, हर इंसान उसको लाइक करेगा, हर इंसान उसको शेयर करेगा, लेकिन सॉरी टू से दैट एक भी ऐसा नहीं होगा जो अप्लाई करेगा उसमें से। तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट हमें तब मिलेंगे जब हम चीजों को अप्लाई करेंगे। अगर हम हमारे बच्चों को क्रिएटिव बनाए, क्या सॉल्यूशन ला सकते हैं? सॉरी, बहुत सारे सॉल्यूशन है। अगर मैं 19 ईयर्स के एज के लेवल पे बात करूं, उसका मैं एक छोटा सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं। अपने बच्चे को बिठाइए और एक सिंपल सवाल पूछिए उसको कि बेटा आपने कोई एग्जैक्ट डिजायर आपका कोई लाइफ का है कि आप लाइफ में ये चीज करना चाहते हैं, आप क्या क्लियर है किसी चीज के बारे में? पहले ये भी देखिए कि वो खुद भी क्लियर है या नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में एक बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि देखा देखी चल रही दुनिया में। सॉरी, मतलब तो पानी बीजू बदलाव कि उसका कोई फ्रेंड आईटी में गया, वो सक्सेस हो गया, उसका कोई फ्रेंड फैशन डिजाइनिंग में गया, वो सक्सेस हो गया, उसका कोई कलीग किसी और फील्ड में गया, वो सक्सेस हो गया। तो हो सकता है कि वो भी देखा देखी के चक्कर में वहां पर लग गया है। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए एज अ पेरेंट, जिनका ये सवाल उनको सॉल्यूशन में दे रहा हूँ, राइट, कि वो जिस चीज में आगे बढ़ना चाहता है वो उसमें कितना कॉन्फिडेंट है, नंबर 1। नंबर 2, वो कितना क्लियर है, राइट। नंबर 3, उसको एक सिंपल सा सवाल कीजिए कि बेटा थोड़ी देर के लिए मान लो कि आप ये काम कर रहे हो, ठीक है, और आपको 1 साल तक या 2 साल तक सफलता नहीं मिल रही है, ठीक है, तो क्या आप उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे? मैं बहुत डीप और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। उसको बोलिए कि अगर 2 साल तक आपको इसकी सफलता नहीं मिल रही है लेट से, तो क्या आप उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे, इस बिजनेस में आगे काम करेंगे? और अगर उसका जवाब आता है कि मुझे पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, मुझे सफलता मिलती है या नहीं मिलती, मैं इस काम को मेरे लाइफ के एंड डेट तक करना चाहूंगा, अगर इस तरह का कोई आंसर आपको मिलता है, देन गो फॉर इट। दुनिया की कोई ताकत उसको सफल होने से नहीं रोक पाएगी। प्रॉब्लम क्या है? हम देखा देखेंगे जा रहे हैं। उसका बच्चा डॉक्टर बन के सक्सेस हो गया, उसका बच्चा आईटी इंजीनियर बन के सक्सेस हो गया, उसका बच्चा एडवोकेट, एक्स्ट्रा, कोई कंपैरिजन ही नहीं साहब। और उसी जो कंपैरिजन आप कर रहे हैं उस तरह की, वो जो देखा देखी चल रही है, उसकी वजह से आईटी में जाने वाले 100 में से करीबन 90 लोग जो स्ट्रेस में जी रहे हैं, जो उनको जो लाइफ में करना था वो किसी ने करने नहीं दिया, और जो आज करना चाहते हैं उसके लिए समय गुजर चुका है, राइट। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लीजिए, राइट टाइम पे राइट चीजों को अप्लाई कीजिए, राइट। और अगर छोटे बच्चों को लेवल पे मैं अगर थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं या सॉल्यूशन दे दूं, राइट, तो बच्चों को क्वेश्चन पूछते हुए करिए अपने आप को। बच्चा आपके डर से अगर बड़ा हुआ तो एक बात गारंटेड है कि उसका कॉन्फिडेंस बाय डिफॉल्ट लो हो जाएगा, वो बाय डिफॉल्ट फियर में जिएगा, वो बाय डिफॉल्ट अनवांटेड स्ट्रेस एंजाइटी में जिएगा, राइट। और बड़ा होके हो सकता है कि वो अपने आप से भी क्वेश्चन ना कर पाए, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट, मुझे चाहिए क्या लाइफ में। तो बच्चों में क्रिएटिविटी लाने के लिए क्या कर सकते हैं? जैसे मैंने बताया, इन्वॉल्विंग पेरेंट बनिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए गेम बनाइए कोई भी ऐसा छोटा लेट से, और बच्चे को बता दीजिए, छोटा बच्चा अगर है तो, कि बेटा मैं आपको आज 5 सवाल पूछता हूँ, अगर उस 5 सवाल के आपने सही आंसर दिए, राइट, तो आपको आज विन प्राइज मिलेगा 10 रुपीज। प्रॉब्लम क्या है? हम बच्चों को एप्रिसिएशन कम और डीमोटिवेट ज्यादा कर रहे हैं। अगर वो कोई गलती कर रहा है, डू नॉट टेक अदरवाइज, उस गलती को कम से कम हम 1000 बार बोल रहे हैं कि आप ये कर रहे हैं। लेकिन वही बच्चा अगर उसने जाने कुछ अच्छा कर दिया, तो वडील आया उनके पांव छू लिए, कोई अच्छा लेट से चीज किया, कितने पेरेंट्स है जिनको ऐसा कोई मोमेंट याद भी है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान अगेन नेगेटिव चीजों पे ज्यादा है, हमारा ध्यान अगेन प्रॉब्लम पे ज्यादा है। बच्चा क्या नहीं कर रहा है उस पर ध्यान ज्यादा है, तो आप उसको क्रिटिसाइज करना कम कीजिए मेहरबानी करके, ठीक है। और एक इनोवेटिव ऐसा गेम बनाइए, बेटा 5 क्वेश्चन के आंसर आपने दिए तो आपको 10 रुपीज मिलेंगे,
उससे होगा क्या? देखिए क्या है, बच्चा एप्रिसिएशन चाहता है, बच्चा रिवॉर्ड चाहता है, और उसी वजह से आप देखते हैं सोशल मीडिया में गेम वगैरह जब बच्चे खेलते हैं उसमें लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, राइट? वो लेवल 1 क्रिएट करेगा, उसको एक वर्चुअल वर्ड मिला, वर्चुअल रिवॉर्ड मिला या वर्चुअल लेट्स से मेडल मिल गया, वो खुश हो जाता है, क्योंकि आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, गेम अप्रिशिएट कर रही है, इसीलिए वो ज्यादातर मोबाइल पे है और इसीलिए वो गेम में टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर वही अप्रिशिएशन आप देना स्टार्ट कर देंगे, वो अपने आप छूट जाएगा। तो इस तरह से इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि जब आप इस तरह की चीजें देते हैं, जब आप 10 रुपीज का रिवॉर्ड भी दे रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए आप फाइनेंस भी सिखा रहे हैं बच्चे को उस एज में, उसमें उसको अगर पनिश करना है लेट से किसी लेवल पे, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर बेटा 5 में से 2 क्वेश्चन गलत आए आपके, तो आपको 5 रुपए मुझे रिटर्न देने पड़ेंगे। तो उसको रिसीविंग एंड गिविंग का कॉन्सेप्ट पता चले, प्रॉफिट और लॉस का कॉन्सेप्ट पता चले, एंड इट 100% गोइंग टू वर्क। बट रिक्वेस्ट है, अप्लाई कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, बहुत ही अच्छी इंसाइट, बहुत ही अच्छे सॉल्यूशंस हितेश जी ने हमारे साथ शेयर किए। अगर आप जितने भी लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं अभी तक, आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आप हमें लाइव पूछना चाहते हैं, गाइस काइंडली अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, ताकि हम उसके ऊपर आपको छोटी बड़ी इंसाइट दे सके, छोटे बड़े सॉल्यूशंस दे पाएँ। विनोद जी, आपके भी 2 बच्चे हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है, आप एक समाज संस्था के साथ जुड़े हैं जहाँ पे बहुत यंग बच्चे, लड़के लड़कियाँ भी आपके साथ जुड़ते हैं, पूरे फैमिलीज एक्चुअली आपके साथ जुड़ते हैं। तो इस एज में अगर हम यूथ की एज की बात करें 18 से 25, जब एक बच्चा 18 से 25 की एज में होता है, तो एक पेरेंट की क्या जिम्मेदारी रहती है आपके हिसाब से? अपनी लाइफ में पर्सनली आपने क्या एक्सपीरियंस किया इस एज में, जब आपके बच्चे उस एज में थे, क्या ऐसा आपने किया था इम्प्लीमेंटेशन, जिससे आपके बच्चे एक अच्छे लाइफ में ग्रो कर सके, एक अच्छी करियर डिसाइड कर सके, एक अच्छे राह पर चले? और आपके जो समाज, आपकी जो संस्था है जिसमें आप काम करते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे, क्या एक्सपीरियंसेस आप देखते हैं अपनी लाइफ में आसपास के लोगों में, और क्या गलतियां लोग करते हैं खास करके इस एज में जब उनके बच्चे होते हैं? व्हाट वुड यू लाइक टू से? क्या एक्सपीरियंस है आपका जो आप हमें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जनरली हम क्या करते हैं, हम भूलते जाते हैं। हम जब हमारी एज जब बड़ी होती जाती है तो हम भूलते जाते हैं। तो अभी हम ये एज में क्या है ना अप्रोप्रिएट, वो हम बच्चों को सिखाते हैं। हम कभी पिछले एज में जब हम 18 साल के थे, 20 साल के थे, तब हम क्या सोचते थे, तो यही ये लोग सोचते हैं। तो ये हम बैकग्राउंड में जाकर नहीं सोचते कोई भी बाबत में। ये नहीं लाइफ के कोई भी एरिया में हम जब हम ये यहाँ पे खड़े हैं तो यहाँ पे खड़े रह के ही सोचते हैं। तो हमको भी वापस जाना पड़ता है 18 साल में, 20 साल में, तो हम क्या सोचते थे और क्या बैकग्राउंड था उस टाइम में। तो अभी उसके ऊपर हम थोप देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि हम भी वो 18 साल में यही सोचते थे। हमको भी लाइफ के अंदर, सोसाइटी के अंदर से यही फेस करना पड़ता था जी। हमको उसको समझाना पड़ता है कि ऐसा ही मैं ही सोचता था। मैंने भी गलतियाँ की, इतनी सारी गलतियाँ की, और ये गलतियों करते करते उसको सुधारते सुधारते अभी मैं ये स्टेज पे पहुंचा हूँ। तो मेरा ख्याल है और मेरी इच्छा है कि आप वो गलती न दोहराएं, और आप वो गलती न दोहराएं, अभी से समझ जाए, तो आप मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा प्रोग्रेस कर पाएंगे। जी। प्रोग्रेस, सफलता में एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, सफलता हमेशा मॉनेटरी या फिजिकल ऐसी कोई नहीं होती। सफलता के बजाय हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं हर एक जगह पे, सार्थकता। सफलता नहीं बोलते हम, सार्थक हुआ क्या नहीं। अभी जितना ज़्यादा धन कमा लिया, इतना ज़्यादा नाम कमा लिया, लेकिन सार्थक हुआ कुछ नहीं। मान लो कि हम अभी एक टॉक शो कर रहे हैं, तो टॉक शो में अभी हितेश जी ने बताया कि इम्प्लीमेंट करना, सिर्फ ये मोटिवेशन के तौर पे मत सुनना उसको, इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके जीवन में बदलाव आएंगे, तो ये टॉक शो सार्थक हुआ। तो सफल और सार्थक के दोनों में थोड़ा सा फर्क है। हम उसको यही समझाते हैं कि सार्थक होना है आपको, सफल सिर्फ नहीं होना है। सफल होने के बाद फ्रस्ट्रेशन आएगा, सार्थक होने के बाद फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा कभी भी। हमको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हमने जो भी किया बहुत अच्छा किया। राइट। हमारे बहुत सारे, मैंने अभी हमारे कल के टॉक में हमने कई लोग हमारे ऐसे 80 साल की उम्र में साइकिल चलाते हैं, जाते हैं, शांति से बैठते हैं, उसको कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है, और अभी भी किसी को मदद करने के लिए तैयार है। तो वो सोचते हैं कि मेरा जीवन सार्थक है। वो अभी भी इतने खुश है कि जितना खुश हम नहीं है।
राइट। हम उसको ये समझाते हैं कि आप जो एक्सपेक्टेशन सोसाइटी से रखते हैं वो होगी नहीं, ये सब दिखावा है। हम्म, सब सोशल मीडिया में, पुस्तकों में, मिथ में, सब जो भी लोग हैं हमारे रिलीजियस प्लेटफॉर्म पर सभी बोले जाते हैं, वो सारी की सारी बातें सही नहीं है। आप जब एक्सपीरियंस लेंगे तो बातें कुछ और निकलेगी। और ये बात है, एक नोबेली ऑथर की एक बुक भी है, आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। ये भी मैं कभी कभी उसको सिखाता रहता हूँ कि आप समझिए, थिंकिंग की प्रोसेस को समझिए। थॉट प्रोसेस जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए हमारी, एक्सपेक्टेशन बगैर की। और जो भी रियलिटी है ना, रियलिटी को फेस करो, उसको एक्सेप्ट कर लो। अभी हम जो आप प्रेजुडिस में रहेंगे, एजम्पशन में रहेंगे तो दुखी रहेंगे, क्योंकि सामने वाला तो ऐसा ही करेंगे। वो आज हो या 10 साल पहले हो या 100 साल पहले हो, इंसान की फितरत तो यही रही है। तो आप समझते हैं गलत, इसीलिए आप दुखी होते हैं। आप क्लियर समझो तो आप दुखी नहीं रहेंगे। ये हमको क्लियर उसको समझाना चाहिए। वो एज में जाकर, हमारी वो एज में हम यही सोचते थे, वो कबूल करना पड़ता है। मैंने भी गलतियाँ की, वो भी कबूल करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं, देखो ऐसा कर दिया मैंने, ऐसा कर दिया। बहुत सारी गलती हमने भी की है, वो कबूल करनी पड़ती है उसके सामने। बच्चों के साथ बच्चा होना पड़ता है। हाँ, उस एज में जाके हमारी थॉट प्रोसेस उस एज के, उस लेवल के एज पे जो हमने फील किया था उनके साथ शेयर करना पड़ता है। तब जाके एक फ्रीक्वेंसी मैच होती है उस बच्चे के साथ। तब एक अच्छी क्लैरिटी हम भी हमारी लाइफ में ला सकते हैं और हमारे बच्चों की लाइफ में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लैरिटी अगर नहीं है तो डेफिनेटली कन्फ्यूजन्स होंगे, कन्फ्यूजन्स है तो अजम्पशंस होंगे, और कहीं ना कहीं छोटे बड़े डिससेटिस्फैक्शन या फेलियर्स जो भी हम फेस करते हैं लाइफ में, वो नेक्स्ट जनरेशन को भी पास ऑन होंगे। जैसे ही दोस्तों हितेश जी ने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि माइंड को टॉक शो कोई मोटिवेशन शो नहीं है दोस्तों। मेक योर सेल्फ क्लियर। एक चीज़ यहाँ पे अपने दिमाग में गांठ बांध लें, इस शो में जब आप जुड़ते हैं 1 घंटा 15 दिन पे, तो एक लाइफस्टाइल बनाएं, आदत बनाएं। क्योंकि ये मोटिवेशन नहीं है, एक सॉल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम है, एक प्रैक्टिकल थिंग है जिसके इम्प्लीमेंटेशन से आप अपनी लाइफ में और अगली जनरेशन में चेंज ला सकते हैं। इस माइंड कोड टॉक शो का मोटिव यही है कि जितने लोगों तक पहुंचा जाए, पहुंच सके, और एक अच्छी, जो कहीं ना कहीं लैकिंग है हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, कि मोटिवेशन तो लेते रहते हैं, चारों तरफ मोटिवेशन है मगर इम्प्लीमेंटेशन मिसिंग है। तो दोस्तों हर 15 दिन यही कोशिश है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा लेके जाएं जो आप इम्प्लीमेंट कर सकें, अच्छी लाइफ बनाने में, अच्छी नई जनरेशन डेवलप करने में, और आपकी खुद की ज़िंदगी को बेहतर कर सकें इसके इम्प्लीमेंटेशन से। तो हर 15 दिन दोस्तों जुड़ते रहिए हमारे साथ। विनोद जी से आखिरी एक सवाल पूछना चाहूँगा, कैसा लगा एक्सपीरियंस हमारे साथ जुड़ने में? क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को इस माइंड को टॉक शो के बारे में? व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस? देखिए कई सालों से मैं ये मोटिवेशनल की भी बात बताई थी कि मोटिवेशनल चीज़ें ऐसी होती है कि हम सुनते हैं तो वो एक टाइप का क्या होता है कि हमको एक इंजेक्शन दे दिया और हम हमें ताकत आ गई। जैसे वो एनर्जी ड्रिंक होता है, ताकत आ गई, कुछ देर के बाद वो उतर जाता है। जी। तो उसके बाद फिर से वहीं का वहीं, हमारे गुजराती में कहावत है, हिंदी में भी हुई, स्मशान वैराग्य बोलते हैं उसको। राइट। अभी अभी साधु हो जाना है, सब कुछ छोड़ देना है, चलो चलो। वापस आते हैं तो वापस वही आदतें सारी हमके ऊपर हावी हो जाती है। तो मोटिवेशनल में ऐसा होता है। ये चीज़ जो होती है, ये हम जो माइंड टॉक, हमारी कल भी बात हुई थी इसके बारे में डिटेल में, तो ये जो शो होता है वो इम्प्लीमेंट के बारे में बात करता है। तो अभी अभी मैंने भी देखा कई पुस्तकें ऐसी मोटिवेशनल मैंने भी कई पढ़ डाली, लेकिन मेरे को फायदा उसी पुस्तक से हुआ, उसी बुक से हुआ जिसका मैंने इम्प्लीमेंट किया। एग्जैक्टली। मान लो कि लास्ट अभी बुक मैंने पढ़ी 5 AM क्लब, गोविंद शर्मा की पढ़ी। तो अभी ऐसे तो बहुत सारे पुस्तकें पढ़ डाले, लेकिन उनमें से मैंने 10%, 15% 50% मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, शुरू कर दिया। तो उसका फायदा मेरे को हुआ 2 साल के अंदर, कि 2 साल के अंदर एकदम अच्छी अच्छी सारी सारी आदतें हुई। तो हम जब इम्प्लीमेंट करते हैं ना तभी उसका फायदा होता है। बाकी सोशल मीडिया है, सुबह देखते हैं तो पढ़ते जाते हैं, पूरे दिन पढ़ते जाते हैं तो खत्म नहीं होगा, उतने मोटिवेशनल बातें आ जी जाएगी। जी जी जी। लेकिन हम उसको छोड़े, हाँ एक ही चीज़ पकड़े। मैं तो हर एक को, मेरे स्टूडेंट को भी बताता हूँ, ये जो ऐसे क्लासेस रहते हैं कि हम, आप ऐसा मत कीजिए कुछ 21 दिन के लिए एक हैबिट आप अपनी नई डाल लो।
21 दिन के बाद दूसरी हैबिट डाल दो, 21 दिन के बाद तीसरी हैबिट डाल दो, तो अभी पूरे 12 महीना की कम से कम 15 से 20 हैबिट आपकी अच्छी हो जाएगी। जी। 1 या 2 साल के अंदर तो पूरा जीवन चेंज हो जाएगा जी। आपका, सब सामने वाले को दिखेगा इसका, तो क्योंकि अल्टीमेटली तो हैबिट से ही बनता है हमारा जीवन, अच्छी हैबिट से ही बनता है। बहुत अच्छी चीज़ सर जी ने बताई। 21 दिन में एक आदत बनती है दोस्तों। हर 15 दिन 2 नई आदतें हम आपको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। अगर हिसाब करने जाएं तो 1 साल की 48 हैबिट्स अगर आप इस शो के साथ जुड़ते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं तो 48 नई हैबिट अपनी लाइफ में इंटीग्रेट कर सकते हैं प्रैक्टिकली लाइव। हर 15 दिन माइंड को टॉक शो लाइफ चेंज करने के लिए बना है। हितेश जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम यू। excuse me, Yes, sure, मैं- sure, sure. मैं केयर के बारे में थोड़ी एक बात, जी 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 जो रिस्क फैक्टर है वो भी बता दूं। जी अभी मैंने अच्छी साइड तो रख दी, जी। केयर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, जी, जी। रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, लेकिन एक जिंदगी में बात ये भी आ गई बाद में, अभी अभी ये लाइफ के ये स्टेज के अंदर वो देखने को मिलती है, केयर एक लिमिट से ज्यादा करेंगे तो भी रिलेशन बिगड़ेंगे। जी केयर जितनी भी करनी है ना उतनी भी करनी है। हम वो किसी की जिंदगी में इतना बदलाव ला देंगे, चलो ये अभी चेंज कर देते हैं, इतना अच्छा उसका करेंगे, वो करते हैं ना तभी भी रिलेशन बिगड़ते हैं। जी तो हमको इतना भी आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए केयर लेते लेते कि अभी ज्यादा केयर ले लो इसकी, जी जी तो वहां पे भी रिलेशन बिगड़ेंगे। इससे भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हमने देखे खुद की लाइफ में, दूसरों की लाइफ में भी, इसीलिए ये सारा हुआ। डेफिनेटली अटैचमेंट और डिटैचमेंट ये दोनों चीज़ें हमको ध्यान में रख के एक रिलेशन डेवलप करने होते हैं। अगर कंप्लीट अटैचमेंट है और हमें नहीं पता कि कहाँ पे डिटैच होना है तो भी प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। तो बी कॉन्शियस गाइज, कॉन्शियस रहे हर एक रिलेशंस में, कितना अटैच होना है जो आपके बेनिफिट के लिए है, कहाँ पे डिटैच होना है जिससे आप एक रिलेशंस अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकें। हितेश जी, फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट फ्रॉम यू, जिसके बाद हम इस शो को विराम करेंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि सर ने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, आई होप आपने ये सब चीज़ें सुनी होगी और अप्लाई करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंटली, राइट। सो देखिए, माइंड को टॉक शो का जो अल्टीमेट हमारा पर्पस है, राइट, इट इज़ नथिंग बट लोगों को ये समझाना, उस कॉन्शियसनेस अवेयरनेस को स्प्रेड करना। द वे ऑफ लाइफ हमारा टैगलाइन है, अगर आपने देखा होगा कभी, राइट, माइंड को का, राइट। द वे ऑफ लाइफ का सिंपल डेफिनेशन ये है, क्या होता है, अगर मैं थोड़ा एक डिटेलिंग में आपको थोड़ा बहुत बता दूं तो हो सकता है कि हमने सबने अलग अलग नॉलेज, अलग अलग चीज़ें सुनी हो, समझी हो, ली हो। जैसे हमने बताया, मोटिवेशन टॉक पे हज़ारों लाखों करोड़ों वीडियोस अवेलेबल हैं, हज़ारों लाखों अरबों बुक्स जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, कॉन्शियस माइंड के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज़ों के ऊपर लिखी गई है, राइट। बट प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप अपने लर्निंग को लेके, जब अपने नॉलेज को लेके आपके माइंड में अगर एक मीथ आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, राइट, और अगर आप उसको जनरलाइज कर देते हैं, देन आप अपने लर्निंग को लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। आई मीन टू से कि कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें अप्लाई इसलिए भी नहीं हो पाती कई बार कि जब आप चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, तो आपके जो सबकॉन्शियस में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है आपके पास की, राइट, कई बार उसको चीज़ों को समझने के बाद सीधे जनरलाइज कर देते हैं, अच्छा ये तो इसकी तरह है, अच्छा ये तो इसकी तरह है, अच्छा ये तो इसकी तरह है, और उसकी वजह से आपकी बॉडी एक्शन नहीं लेती है। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी चीज़ यहाँ पे आपको बताई जा रही है, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट द सबकॉन्शियस माइंड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल द थिंग, इट इज अबाउट द वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर जो हमारा प्रोग्रामिंग हो चुका है, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं ताकि हमें इंस्टेंट सॉल्यूशन चीज़ों को मिले। तो माइंड को टॉक शो का हमारा पर्पस यही है, जैसे महानुभाव आते रहते हैं उन सभी से बात करके हम एक ही चीज़ क्लियर करने की कोशिश करते हैं, राइट, कि आज तक जैसे सोचते आए हैं उससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, राइट। तो दिस इज द टाइम कि वी हैव टू अप्लाई द न्यू वे ऑफ थिंकिंग, कि नई चीज़ों को नए तरीके से सोचना स्टार्ट करें, क्योंकि नई चीज़ों को नए तरीके से सोचना स्टार्ट करेंगे तो दो फायदे होंगे, आपकी लर्निंग भी बढ़ रही है और आपको सॉल्यूशन भी इंस्टेंट मिल रहा है। तो डू नॉट टेक जनरलाइज एनीथिंग, और जैसे मैंने बताया मोटिवेशन की तरह मत लीजिएगा, प्लीज़ 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 अप्लाई कीजिएगा। और एवरी 15 डेज हमारे साथ जुड़ने के लिए आई एम रियली ग्रेटफुल, आई रियली थैंकफुल टू यू एंड द यूनिवर्स। और शेयर कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि गार्बेज ज़्यादा शेयर हो रहा है, कोशिश करें कि कुछ अच्छी चीज़ शेयर हो ताकि फ्यूचर में आने वाली जनरेशन को हम कुछ बेहतर बना पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर द जॉइनिंग। थैंक यू सो मच विनोद जी, थैंक यू सो मच हितेश जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप्स में, अपने सारे दोस्तों के साथ। कोशिश कीजिए कि हर एक 15 दिन इस शो के साथ जुड़े और जितने लोगों को जोड़ सके जुड़े, ताकि एक बेहतर जनरेशन, एक बेहतर फ्यूचर जनरेशन और एक ये आने वाली पीढ़ी और ये पीढ़ी सॉलिड पीढ़ी हम बना सके।
Thank you so much. This is me, Dushyant Wagadia, signing off from Mind Code Show. Thank you so much. थैंक यू सो मच, थैंक यू।